इस नौजवान विधायक ने पिछले 5 सालों में क्या कुछ काम किया, अगले चुनाव में कैसे अपनी तैयारी कर रहे हैं, इसी को लेकर नगर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी सभी जरूरी बातों पर नगर विधानसभा क्षेत्र का ये रिपोर्ट कार्ड वाजिब अली की जुबानी न्यूज 24 पर हम सुनते हैं। वाजिब अली जी, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वीना जी, हमें आप जनता से रूबरू कराने के लिए। थैंक यू। वाजिब अली जी, 2023 की तैयारियां कैसी चल रही है आपकी? अब 2023 की तैयारियां बहुत शानदार हैं और पूरे प्रदेश की तैयारियां माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी चल रही है। और ये तैयारियां सिर्फ राजस्थान के लिए ही नहीं, ये पूरे देश के अंदर एक कांग्रेस का जो एक विकास का और जो जन भावना का जो मॉडल है वो प्रस्तुत कर रही है। तो निश्चित तौर पे नगर के अंदर भी और पूरे प्रदेश में कांग्रेस की बहुत अच्छी तैयारी है। तो उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट बहुत बेहतर है। आपका आत्मविश्वास बता रहा है कि आप कांग्रेस के कैंडिडेट बनने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जिस हिसाब से हमने क्षेत्र में काम किया है और जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया है, तो पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी हम पे विश्वास करेगी और हम लोग चुनाव में भी जाएंगे और जीतेंगे। वाजिब अली जी, नगर विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ काम आपने किया? मैंने देखिए, एक तो नगर विधानसभा भरतपुर जिले का एक हिस्सा, अब तो दीग हमारा जिला बन चुका है, लेकिन क्योंकि ये मेवात का क्षेत्र है, अक्सर बहुत पिछड़ा हुआ रहा है और यहाँ बहुत जरूरी थी सारे सेक्टर्स में काम करना। जब हम एमएलए चुने गए तो निश्चित तौर पे उस वक्त जनता ने विश्वास किया हम पे कि हम उनकी जनता की जो जरूरतें हैं उन्हें विधानसभा तक पहुंचाकर उनका निशान करवाएंगे। हम हेल्थ की बात करें तो पूरी विधानसभा में सिर्फ एक सीएससी थी, सिर्फ एक सीएससी। उसके बाद वहां पे बाकी और सीएससी क्रमोन्नत हुई है और उप जिला अस्पताल बनाए, फिर सीस खुली, ट्रमा सेंटर वहां बनाए। तो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना था उसे 3 गुना बड़ा, 4 गुना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का डेवलप किया गया है, जिससे एक आम जन को चिकित्सा की सुविधाएं उनके घर के पास और वक्त से मिल सके। एजुकेशन के अंदर पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा स्कूल जो है क्रमोन्नत हुए हैं तो हमारी नगर विधानसभा में हुए। सॉरी, मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, ये नगर विधानसभा भरतपुर जिले का हिस्सा था, भरतपुर लोकसभा का हिस्सा है और दीग जिला नया बन चुका है हमारा। तो बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। अलवर नहीं, ये भरतपुर जिले के लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है नगर विधानसभा। हम करेक्ट करते हैं इसको। वाजिब अली जी, आपने जिन बातों का जिक्र किया है, नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता आपके कामों से खुश है? जी, मुझे लगता है पूर्ण रूप से खुश है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर 50-60 साल में डेवलप हुआ, चाहे वो स्कूल का था, चाहे वो हायर एजुकेशन का था, चाहे वो हेल्थ का था, या फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन का था, उससे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इन 5 सालों में डेवलप होके रेडी है। और जो जो चालू हो चुका है, खाली वादे नहीं है, हम लोगों ने वो चीजें धरातल पर ला दी है। तो आज पहली बार इस विधानसभा के अंदर लोगों में ये उम्मीद जगी है कि असल में होने वाले काम ये है और ये सारे काम धरातल पे हैं जो चालू हो चुके हैं। कॉलेज, जहाँ एक सरकारी कॉलेज पहला साल पिछली गवर्नमेंट ने खोला, लास्ट जाते जाते आज वहाँ 4 सरकारी कॉलेज संचालित है, जिससे कि एक आम आदमी को एक साधारण परिवार को जो है अच्छी एजुकेशन, हायर एजुकेशन ग्रामीण अंचल में मिल सके। हेल्थ में हमने बताया कि आज यहाँ एक सीएससी थी, आज यहाँ 3 सीएससी हो चुकी है और एक उप जिला अस्पताल, दीग जिले का सबसे बड़ा अस्पताल हमारी नगर विधानसभा में बन रहा है। बिल्डिंग का बन के चालू है, वैसे संचालित पुरानी व्यवस्था में चल रहा है। और मेजर रोड्स निकले हैं, तहसीलें, जहाँ सिर्फ एक तहसीलदार पूरी विधानसभा में बैठता था, आज वहाँ पे 3 तहसीलदार बैठते हैं, एसडीओ ऑफिस खुले हैं, बिजली के सबसे बड़ा बिजली घर वहां बन रहा है। तो ये सारे जो काम हुए हैं ये आम जनता के काम है और निश्चित तौर पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता के मन में आज ये एहसास हुआ है कि सरकार ने उनके लिए काम किए हैं और जनता अपनी वोट के रूप में सरकार को आशीर्वाद देगी। वाजिब अली जी, इस बार जब आपने इतने सारे काम कर दिए हैं
तो इस बार का जो विधानसभा का चुनाव है, इसमें आप जनता के सामने कौन-कौन से वादे लेकर जाएंगे कि अगर आपको इस बार विधायक बनाएं तो आप कौन से काम पूरे करेंगे? देखिए, विधानसभा बहुत पिछड़ी हुई है। अ, हम जॉब्स बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं कर पाए। जो मेरा विजन था कि ग्रामीण क्षेत्र में जब हम जॉब और स्मॉल स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो होते हैं जब उनको डेवलप नहीं करेंगे, तब तक क्षेत्र की दशा नहीं बदलती। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने 650 बीघा के अंदर रिको इंडस्ट्रियल एरिया प्रस्तावित किया है, पर वो संचालित नहीं हो पाया है। वो एनसीआर की एनओसी की वजह से अटका हुआ है। तो हमारा विजन है कि हम अपने क्षेत्र के अंदर इंडस्ट्रीज लगवाएं और जो इंडस्ट्रियल जोन डेवलप होना है उसको डेवलप कराएं, ताकि हमारे क्षेत्र के जो बेरोजगार हैं, अ, शिक्षित और अशिक्षित, सबको रोजगार के अवसर मिले। उसके अलावा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो है उसमें राजस्थान सरकार ने स्पेशल प्रोविजन करके इंटरचेंज हमारी विधानसभा में दिया है। तो वो भी उस पर काम चालू नहीं हो पाया। हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में उसे हम चालू करें। ये जो कॉलेजेस हमारे खुले हैं, 3 एक्स्ट्रा कॉलेजेस, इनकी बिल्डिंगें बनकर भी तैयार नहीं हुई है। हमारा विजन है कि आने वाले वक्त में इनमें बिल्डिंगें तैयार हो और इनमें और स्ट्रीम्स खोले जाएं। अभी तो आर्ट्स कॉलेजेस हैं, तो इनमें साइंस फैकल्टीज आनी चाहिए, कॉमर्स आनी चाहिए, फिर मास्टर्स डिग्रीज यहाँ पे होनी चाहिए। इसके अलावा एग्रीकल्चर जो कॉलेज है उसमें और कोर्सेज हम लोग ऐड कराएं। वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए पॉलिटेक्निक हमारे यहाँ खुलना चाहिए। तो बहुत सारे रीजन है अपने क्षेत्र के लिए, ताकि आने वाले वक्त में जनता को वो सर्विसेज, वो स्किल्स और वो अपॉर्चुनिटीज हम दे पाए, ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। जी, वाजिब अली जी, आपने जो 2 चुनाव लड़े हैं और तीसरे चुनाव की आप तैयारी कर रहे हैं विधानसभा के लिए। हर बार अलग राजनीतिक दल का रास्ता अपनाया आपने। कैसे आप पर भरोसा करेगी कांग्रेस? देखिए, 2 बहुत बड़ी विचारधारा इस देश में है। एक विचारधारा कांग्रेस की है। मेजॉरिटी और बहुत सारे दल उस विचारधारा के साथ है अलायंस के अंदर। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, पर एक विचारधारा संघीय बीजेपी की है। हमने दोनों जो चुनाव लड़े वो दोनों बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े, और हम उन्हीं विचारधाराओं से चुन के विचारधाराओं के साथ चुनाव लड़े जो इस देश के अंदर आज जो इंडिया का हिस्सा है हम कह सकते हैं। उसके बाद चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट में हम शामिल हुए और कांग्रेस की विचारधारा को अपनाया। आज हम कांग्रेस की विचारधारा के साथ हमने 4 सालों में काम किया है, और निश्चित तौर पे जनता ने वो चेंज महसूस किया है। तो मैं ये मानता हूँ कि जनता जो अपने सामने देखती है उसको ज्यादा बिलीव करती है, वादों से भी ज्यादा। तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि नगर की जनता हमें विश्वास करेगी, और दोनों चुनाव में जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। जो पहले पहले जो दो चुनाव लड़े, मैं बहुत किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं हूँ, ना कोई बहुत ज्यादा अनुभव था, पर मेरे पास मेरी विधानसभा को लेकर एक विजन था। मेरी विधानसभा को समस्याओं को सॉल्व करने के लिए आइडियाज थे, और आधे से ज्यादा आइडियाज इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जनता आ, आ, बिल्कुल हमारी जो विजन है और जो पार्टी की विचारधारा है उसको चुनेगी। जिस विचारधारा से आप चुनकर विधायक बने उसका नाम बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी न इंडिया के साथ है न एनडीए के साथ है। तो ऐसे में उन्होंने जो अपना कैंडिडेट आपके विधानसभा क्षेत्र में ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है नगर में, उसका कितना असर आप अपने चुनाव पर देखते हैं? देखिए, जब हम बीएसपी में थे उस वक्त, उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो बीएसपी और सपा और इनका अलायंस भी हुआ कांग्रेस के साथ में। तो वो विचारधारा बीएसपी की कोई कांग्रेस के बहुत ज्यादा विपरीत नहीं है। कुछ चीजों पे मत अलग हो सकते थे, तो उसके बाद बीएसपी ने भी अपनी विचारधारा, जो मूल विचारधारा थी, उसको छोड़ दिया। और बीएसपी ने, चाहे वो एनआरसी का समर्थन किया हो, चाहे चाहे और ऐसे बहुत सारे देश के मुद्दे आए जिनमें बीएसपी ने अपने जो उनकी प्राथमिक विचारधारा थी उसको छोड़कर बीजेपी की विचारधारा को समर्थन किया। और जब विधानसभा चुनाव यूपी में हुए, हम सब ने देखा कि अब बीएसपी को जो है बीजेपी ने ही कंट्रोल कर लिया है। उन्होंने ही उनके टिकट बांटे और पूरे यूपी में एक सीट आई। तो निश्चित तौर पर अब बीएसपी वो बीएसपी नहीं रही। इसीलिए हमने भी कांग्रेस का दामन थामा कि हम चाहते हैं इस देश के अंदर भाईचारा, अमन कायम हो। और नगर की जनता अभी समझ चुकी है
कि बीएसपी अब वो विचारधारा नहीं रही जो मान्यवर कांशीराम जी ने चालू की। आज बीएसपी सिर्फ बीजेपी को सपोर्ट करने का काम कर रही है और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। और हमारे यहाँ तो हमारे जिला अध्यक्ष ने साफ साफ कैमरे पे कहा है कि हम तो कांग्रेस को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो जनता समझती है कि कौन चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा है, कौन हराने के लिए चुनाव लड़ रहा है। और कहीं ना कहीं जो बीएसपी के जो उम्मीदवार सारे जो अभी आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। तो ये जनता जानती है कि जो राहत की सरकार चल रही है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो कांग्रेस ने आज आज लागू की है, जो पूरे देश में एक मॉडल बन के आ रही है। विदेशों तक चर्चा है कि भाई राइट टू हेल्थ दुनिया में कहीं नहीं है, आज राजस्थान में स्टार्ट हुआ है। और अब सबसे बेस्ट इंश्योरेंस आम जनता को राजस्थान में मिल रहा है। ओपीएस के लेकिन जरिए जो सरकारी कर्मचारी होता है उसको राजस्थान वाजिब में अली कांग्रेस सरकार ने दिया है। वाजिब अली वाजिब अली जी, जो जनता और जो कार्यकर्ता बीएसपी का आपके साथ जुड़ा हुआ था, अब वो कार्यकर्ता आपसे अलग हट रहा है, दूर जा रहा है। आपको नए कार्यकर्ता कांग्रेस की तरफ से जो है वो ऑलरेडी कांग्रेस के जो वहां पर कैंडिडेट रहे हैं या उम्मीदवार रहे हैं, या कांग्रेस के वहां पर जो नेतृत्व है जिले में, भरतपुर में और आपके विधानसभा क्षेत्र में, वहां पर जो गुटबाजी होगी उसका भी सामना करना पड़ेगा आपको, अंदरूनी कांग्रेस के भीतर और बीएसपी का भी। ये बात आपने बिल्कुल ठीक है। अमूमन ऐसा होता है, पर नगर डिफरेंट है। नगर के अंदर जब हम कांग्रेस में शामिल हुए तो सारे कार्यकर्ताओं की सहमति से और सब में एक जोश मिला कि नगर में करीब 20 साल बाद कांग्रेस का एमएलए हुआ हमारे रूप में। और उन कार्यकर्ताओं की जो उपेक्षा हो रही थी पहले 15 साल से, उसको एक विराम लगा है। हम सबको साथ लेके चले हैं। और जो हमारे साथ हमारे सामने कांग्रेस के चुनाव लड़े थे, आदरणीय मुरारीलाल गुर्जर जी, वो और हम हमेशा मंच शेयर करते हैं, एक गाड़ी में जाते हैं, सारे प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हम सबका उद्देश्य एक ही था कि कांग्रेस कैसे मजबूत हो और कांग्रेस की विचारधारा जो बहुत कमजोर पड़ गई थी नगर के अंदर, वो कैसे जिंदा हो। दूसरा, बीएसपी के जो कार्यकर्ता थे या जो सपोर्टर थे, उन्होंने भी जान लिया कि बीएसपी उनकी आवाज नहीं रही। बीएसपी ने जो है बीजेपी से हाथ मिला लिया है और देश के अंदर जो है बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो कार्यकर्ता भी हमारे साथ है। हम आए दिन प्रोग्रामों में जा रहे हैं और अब भारी जनसमूह समर्थन हमें मिल रहा है। जो जो अक्सर बीएसपी के परंपरागत वोट हुआ करते थे, आज वो हमारे रूप में अपना नेतृत्व को एक्सेप्ट उन्होंने किया है। और जो बीएसपी के कैंडिडेट है वो सिर्फ और सिर्फ वोट काटने के लिए आए हैं। ये वो समझ चुके हैं कि वो उनकी आवाज बल्कि विधानसभा नहीं जा सकते, वो सिर्फ वोट काटने के लिए आए हैं। और जनता बहुत चालाक है, वो अपने मत का सही जगह प्रयोग करना चाहती है, जहां उसके मत की हिस्सेदारी होगी, जहां वो अपने मत के जब मत के प्रभाव से अपना काम भी करा सकेगा। और इन 4-5 सालों में हमने उन कार्यकर्ताओं को सजो के रखा है, उनके काम प्राथमिकता से हुए और निश्चित तौर पे सभी लोग आज जो है काम करें। आपने खुद ही स्वीकार किया है कि बीएसपी कांग्रेस के कैंडिडेट को हराने का काम करेगी। ऐसे में वोटों का जो बंटवारा होगा आपकी चिंता तो बढ़ाएगा। निश्चित तौर पर चिंता का विषय देखिए इसलिए नहीं है क्योंकि जनता अब बहुत जागरूक है कि कौन आदमी किस उद्देश्य से चुनाव में आ रहा है। राइट। अब दिल्ली के अंदर लोग आराम से लोग पहचान लेते हैं, चाहे वो ओवैसी साहब की पार्टी हो और चाहे वो जो है कि बीएसपी हो या कोई और पार्टी। अभी अन्य पार्टी भी सामने आएगी। आज का वोटर बहुत जागरूक है। ये आधुनिक युग का जमाना है और कोई आदमी अपनी वोट व्यर्थ नहीं करना चाहता। और जब उसे पता है कि ये कैंडिडेट जो मेरे वोट लेने आ रहा है ये सिर्फ वोट काट के चला जाएगा और मेरी वोट की कोई कीमत नहीं बचेगी, तो जनता में इस बात की जागरूकता है। और निश्चित तौर पे मुझे कोई इस बात में कहने में गुरेज नहीं है कि वो जो उनका उद्देश्य है उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। जी, वाजिब अली जी, सरकार जब होती है सत्ता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है, कितना आप अपने क्षेत्र में उसे महसूस कर रहे हैं? तो ये मैं पिछले 10 साल से राजनीति में सक्रिय हूँ और मैंने कई और राज्यों में भी, आसपास के राज्यों में भी हम लोग राजनीतिक अब आकलन करते हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा राजस्थान के अंदर कि सरकार के खिलाफ कोई भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। लोग सरकार की योजनाओं से बहुत खुश हैं। अ, और ऐसी योजनाएं कांग्रेस गवर्नमेंट लेकर आई है तो आज पूरे देश के अंदर एक मॉडल के रूप में डेवलप हो रही है। आज मोदी जी अभी सुबह जोधपुर आए थे आज, और वो बड़ा खुश होकर कह रहे थे कि हम सिलेंडर सस्ता कर रहे हैं, आपको सिलेंडर 600-650 में देंगे, जबकि राजस्थान तो पहले ही 500 का मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे उन्हें कुछ नहीं पता कि वो किन बातों को, मुद्दों को लेकर राजस्थान के अंदर आ रहे हैं।
तो यहाँ की योजनाएं जो है वो बहुत अच्छी है, आम जनता से कनेक्ट करने वाली है। राशन किट के रूप में आज एक रसोई के अंदर मुख्यमंत्री जी ने एक सहायता दी है, छोटे छोटा राशन देकर। और हेल्थ के अंदर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है कि पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने एक भी उपजिला अस्पताल नहीं खोला। आज जो है 50-60 तो उपजिला अस्पताल खुल गए, 500 550 पीएचसी खुली है, सीएचसी खुली है, और पेंशन गरीब आदमी को बढ़ा के मिली है। तो निश्चित तौर पे जनता में राहत है, और जनता ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमले देना जानती है, सिर्फ वादे करना जानती है, पर डिलीवर करना नहीं जानती। उनके पास घूम फिर के वही मुद्दा है। आज हम उनके बीजेपी विश्व के सबसे बड़े नेता अब राजस्थान में बैठ के दुनिया को विश्व के पाठ पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ आज जो है जनता बेरोजगार, अब पूरे देश के अंदर बेरोजगारी की चर्चा है, महंगाई की चर्चा है, इन्फ्लेशन जो है बढ़ रहा है, और हमारे देश की जो वृद्धि दर है वो घट रही है। वो लोग इनकी बात ना कर उन मुद्दों की बात करना चाहते हैं जो जनता से कनेक्ट नहीं करते। वाजिब अली, लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री किसी राज्य के चुनाव में उतर जाता है तो उसका असर कितना होता है? अब आप ये सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री को 10 दिन में 3 बार यहाँ आना पड़ा। इसका मतलब ये है, अब वो देश के प्रधानमंत्री की भूमिका कहाँ निभा रहे हैं? वो तो एक प्रचार मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। वो हमारे भी प्रधानमंत्री है। जो लोग कांग्रेस पार्टी या जो वो है, या जो पूरा प्रदेश या पूरा देश जहाँ जो भी पार्टी वो सबके प्रधानमंत्री है। वाजिब अली, आपको याद है कि पिछले 10 साल आप राजनीति में हैं, उससे पहले 10 साल आपने एजुकेशन, हायर एजुकेशन के दौरान आपने देखा हो, आपके विधानसभा क्षेत्र में, आपके जिले में देश के प्रधानमंत्री पहुंचे हो? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री का पहुंचना कोई जरूरी नहीं है, उनकी योजनाएं पहुंचनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जाहिर सी देश की और इंटरनेशनल लेवल पर भी। उन्हें प्रचार के लिए नहीं चुना गया, उन्हें देश की समस्या सॉल्व करने के लिए चुना गया है। उन्हें विदेशी दौरे कर करके अपने प्रचार करने के लिए देश ने नहीं चुना। आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। दुनिया का सबसे ज्यादा यूथ हमारे देश में है, और आज जो है नौकरी के लिए तरस रहा है। 2 करोड़ रोजगार का वादा उन्होंने किया, 2 करोड़ 10 साल में भी नहीं दे पाए। 24 तक सबको पक्के मकान देने का वादा किया, आज भी हम लोग कच्चे मकानों में। किसानों की आय। वाजिब अली जी, आपने कहा विदेश में जाते हैं प्रचार के लिए और देश में जाते हैं, तो आपके हिसाब से देश के प्रधानमंत्री को यात्राएं नहीं करनी चाहिए, अपने राज्यों और राज्यों के जिलों में नहीं जाना चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना है कि अगर आप जाना चाहिए, राज्यों में जाना चाहिए, लेकिन अगर आप एक ही राज्य में 3-3 बार आ रहे हैं, तो बाकी जो 30 राज्य हैं इस देश के, उन्होंने क्या गलती कर दी? उनमें भी चाहिए, अगर आपको जाने का ही शौक है, काम करने का शौक है तो, राइट? तो मतलब सिर्फ प्रचार करने का ही तो है। तो तात्पर्य प्रचार से भी नहीं है, लेकिन देश की जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो सॉल्व नहीं हो पा रही। आप भाषण अच्छा दे रहे हैं टेलीप्रॉम्प्टर में बोल बोल के, लेकिन जो समस्याएं देश में बनी हुई है उनका तो कोई राहत नहीं मिल पा रही। आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, आज डीजल पेट्रोल 100 तक पहुंच गए। और आप देश के अंदर, देश के प्रधानमंत्री को जो है यहाँ की जो चिंता है, उनको चिंताएं छोड़कर वो डिस्कस नहीं कर रहे देश के मुद्दे। गरीबी इंडेक्स हो, चाहे बेरोजगारी इंडेक्स हो, हैप्पीनेस इंडेक्स हो, पूरी दुनिया में हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनको चिंता है, बीजेपी पार्टी को चिंता है, इसीलिए बार बार राजस्थान में आ रहे हैं, लेकिन ऐसा दे तो नहीं रहे। लेकिन राजस्थान की राजनीति को वाजिब अली जी आपने ठीक से देखा है, समझा है, और क्योंकि आप विधायक हैं और दूसरी बार विधायक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तीसरी बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, तीनों बार आप अलग अलग राजनीतिक दलों से जनता के बीच में जाएंगे। जनता का जो रिस्पॉन्स है, जनता का जो रिएक्शन है कि भाई आप पहली बार किसी और राजनीतिक दल से आए, फिर किसी और से, फिर तीसरी बार किसी और से, जनता जो आपके विधानसभा क्षेत्र की है वो इसे किस रूप में लेती है? सिर्फ इस रूप में कि आप बीजेपी की विरोधी विचारधारा के साथ खड़े हैं, या इस रूप में कि आपका अपना एक विजन है, या इस रूप में कि आप अपना एक राजनीतिक अस्तित्व, एक ऐसी मंच की तलाश कर रहे हैं जहां से आप शिखर पर पहुंच सके? मैं मानता हूं कि जनता इसको, सबसे पहले तो आज की जनता बहुत जागरूक है, और जो भेड़ चाल वाली एक स्थिति कभी जमाने में हुआ करती थी, अब उससे हटकर अब अपना निर्णय बहुत सोच समझ के लेती है। तो जनता के नजरों में सबसे बड़ा जो मुद्दा मैं ये मानता हूं कि उन्हें उस आदमी को चुनना होता है जो उनकी भावनाओं को, उनकी समस्याओं को समझ सके,
और जो एक विजन दे सके, जिसके पास सॉल्यूशन हो काम करने के लिए। मैं मतलब पहली प्राथमिकता वो है। दूसरी प्राथमिकता ये भी है कि आज इस देश के अंदर, देश की जो प्रभुता और जो अखंडता देश की है, जो हमारा प्रेम्बल हमसे कहता है, जो संविधान ने इस देश को इतनी विभिन्न भाषाएं, इतनी विभिन्न संस्कृतियां, इतनी विभिन्न जो है कि कल्चर को एक साथ जोड़ा है, उस 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 संविधान की जो मूलभूत जो भावना है, उसके विपरीत जो काम हो रहा है, उसको बचाने की जिम्मेदारी आज देश के लोग समझते हैं। आज के देश के तो लोग चाहते हैं कि भाईचारे की बात हो। आप जब इस जागरूक जनता के साथ चुनाव में जाएंगे, तो आपके चुनाव प्रचार में आप लोगों से मिलेंगे, संवाद करेंगे, स्टार प्रचारक आपके यहाँ पहुंचेंगे। आपने किस किस की रिकमेंडेशन, मतलब आपने अपनी प्लान, योजना, स्ट्रेटजी, रणनीति में क्या सोचा है? किस किस को आपके विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान आना चाहिए आपकी पार्टी से? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और केंद्रीय नेता, किस किस की आपको लगता है आने से आपकी विधानसभा में आपका असर मजबूत होगा? नहीं, वैसे तो देखो, जो भी आए बहुत अच्छा ही होता है, क्योंकि जो जो सपोर्टर्स होते हैं, जितनी जनता होती है, बड़े नेताओं के साथ उन्हें उन्हें देखने का, उन्हें सुनने का अवसर प्रदान होता है। पर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा स्टार प्रचारक की जरूरत नहीं है। आज अशोक गहलोत जी की योजनाएं घर घर तक पहुंची है, स्मार्टफोन के द्वारा, और जो है कि राशन किट के द्वारा, बीमा के द्वारा, पशु बीमा के द्वारा, और चिकित्सा के द्वारा। तो मुझे लगता है कि अब स्टार प्रचारकों की जरूरत नहीं है। और हम अभी भी दौरे कर रहे हैं। मैं कल भी पूरे 8-10 जगह दौरे करके आया हूँ। आज जयपुर आना था, और कल फिर दोबारा हमारे गांव में दौरे हैं। तो हम जनता के बीच में जा रहे हैं, और सिर्फ जो 5 साल में काम किया है, सिर्फ उस काम की बात कर रहे हैं। और बीजेपी के पास और इनके पास अब प्रदेश के लिए आपको कोई विजन नहीं है। आपको आपको अपने चुनाव के दौरान, जब अब अगला 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद जब आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद जब चुनाव एकदम स्पीड पकड़ लेगा, आपको किसी बड़े नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी विधानसभा क्षेत्र में? आपका कहना है आप खुद ही काफी हैं? मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि हमें किसी भी नेता की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन नेताओं की भावनाएं हम जनता तक पहुंचा रहे हैं, और इन योजनाओं ने पहुंचाया है। फिर भी जब हमारे स्टार प्रचारक और हमारे बड़े नेता आएंगे, तो निश्चित तौर पर हमारी जनता का आत्मविश्वास और बढ़ेगा, और बेहतर क्लियर विजन उन्हें मिलेगा। तो जो आए उनका स्वागत है, बिल्कुल आएंगे भी। पर मुझे ऐसी जरूरत नहीं महसूस होती कि जैसे किसी जैसे नेता के आने के बताने के बाद, आए बताने के बाद भी कोई बात नहीं करेंगे। जी। वाजिब अली जी, जैसे आपके प्रचार के लिए बड़े नेता आएंगे तो जनता का विश्वास बढ़ेगा, ये आपको लगता है, वैसे ही बीजेपी के लोगों को लगता है कि उनके बड़े नेता, और वो भी प्रधानमंत्री जिनका अभी करिश्माई व्यक्तित्व है, वो अगर आते हैं तो उनकी जनता का विश्वास बढ़ता है। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री आते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री के आने में इतनी आपत्ति क्यों आपको? ये आपत्ति नहीं है। मैंने को विजन बताना चाह रहा हूँ देश के लिए। एक हफ्ते में 3 बार एक राज्य में आप जा रहे हो, पर बाकी जो 30 राज्य हैं, उनके प्रति भी आपकी कोई जिम्मेदारी होगी। तो मैं आना चाहिए, आने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अब जो है जनता उन्हें भी जांच। कर्नाटक के अंदर प्रधानमंत्री जी कितनी बार रैली लेकर के प्रधानमंत्री जी ने, और कर्नाटक की जनता ने वो चीजें अब नकार दी है। कहीं ना कहीं अब उनके भाषणों में भी लोग बोर होने लगे हैं, कुर्सियां खाली रहती है, निकल के जाने लगे हैं। तो अब वो बात नहीं रही कि जो पहले पहले प्रॉम्प्टर का जमाना था, नया नया, तो उन्होंने बड़े लच्छेदार भाषण देकर देश की जनता को लुभाया। अब कहीं लगता ना है कहीं मोदी जी के भाषण का तेज भी खत्म हो रहा है। आपको लगता है कि ये टेलीप्रॉम्प्टर जिसका तीसरी बार आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आम जनता टेलीप्रॉम्प्टर को समझती है? उनको लगता है कि प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर पर प्रैक्टिस करते हैं या देखकर बोलते हैं? ये आपको मालूम है कि आपकी जनता इस मामले में कितनी समझदार है? नहीं, आजकल आजकल आधुनिक जमाना है। आजकल आप गांव के अंदर जाएंगे तो आप हमारे बड़े बुजुर्ग, जिन्हें पूरा फोन चलाना नहीं आता होगा, लेकिन आज वो यूट्यूब के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए वो न्यूज देख लेते हैं। तो जब आजकल जो है इंफॉर्मेशन एंड यूजर तक पहुंच रही है, और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को, और स्पेशली राजस्थान के अंदर मोबाइल बांटे, तो जनता तक सारी बातें आजकल पहुंचती है। और निश्चित तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी तो कोई लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। उनके जितने भी वीडियोस हैं, वो सिर्फ एएनआई और जो दूरदर्शन के पास उनके राइट्स है, उसके बाद वो पब्लिश होते हैं। मन की बात 4 4 बार रिकॉर्ड करते हैं, फिर वो प्रसारित करते हैं। तो तो इसका वही है, अब मतलब जनता जान चुकी है, जनता जान चुकी है कि कितना उसको विजन नहीं होता। वाजिब अली जी, अगर हर विधायक की जुबान पर देश का प्रधानमंत्री है कांग्रेस पार्टी के या कांग्रेस के अलायंस के साथ,
तो इसका मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं एक चिंता है, इसलिए आप लोग बार बार प्रधानमंत्री पर आते हैं कि वो राज्य में क्यों आ रहे हैं। कल वो अजमेर आए, परसों जोधपुर आए, उसके अगले दिन उदयपुर आए। अलग अलग राज्य की जनता है, अलग अलग जिले हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग जाति समाज के लोग हैं, उनको तो अपने देश के प्रधानमंत्री से पहली बार मिलने का मौका मिल रहा है। तो जैसे आपके क्षेत्र की जनता का विश्वास बढ़ेगा, वैसे उनका भी बढ़ेगा। बहरहाल हम इस बात पर आते हैं वाजिब अली, कि आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगर मिशन रिपीट को सफल कर पाते हैं, तो आपको क्या लगता है चौथी बार उन्हें ही मुख्यमंत्री राज्य का बनना चाहिए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो बहुत अनुभवी, और मैं ये तो ये कहूँगा कि पूरे देश में इस वक्त नंबर वन उनकी परफॉर्मेंस है एज ए चीफ मिनिस्टर। और उन्होंने जो योजनाएं लागू करी, आज वो पूरे देश के अंदर एक मिसाल बनी है। राजस्थान में सबसे पहले पेंशन मुख्यमंत्री जी ने लागू करी। राजस्थान के अंदर फ्री दवाइयां मुख्यमंत्री जी ने लागू, पहली बार सस्ता और फ्री गेहूं देना मुख्यमंत्री जी ने लागू किया। तो निश्चित तौर पे उनका मुकाबला किसी से नहीं है। फिर भी पार्टी नेतृत्व होती है, वो पार्टी का एक लोकतांत्रिक सिस्टम है मुख्यमंत्री चुनने का। तो अब जो पार्टी फैसला लेगी, हमारे पार्टी के अंदर और बहुत सारे काबिल लोग हैं, तो निश्चित तौर पे जो फैसला होता है वो सबको मंजूर होता है। और लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरे देश के अंदर आज आप माननीय युवा मुख्यमंत्री हैं, नौजवान। अशोक गहलोत जी से कोई अच्छा मुख्यमंत्री आज पूरे देश में है। आप युवा हैं, नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रोग्रेसिव हैं, डेमोक्रेसी को समझते हैं। आपको लगता है कि एक राज्य में एक ही व्यक्ति को चौथी बार मुख्यमंत्री बनना चाहिए? मैं समझता हूँ कि बात एक बार या चार बार की नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो आदमी बेहतर राज्य चला सके, जो 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 नेता जनता की भावनाओं को समझ के उनके लिए अच्छी स्कीम्स डेवलप कर सके। कोविड से पहले मुख्यमंत्री जी ने बजट में निरोगी राजस्थान एक कैंपेन शुरू किया। उन्हें उनका हमेशा से विजन रहा है कि हेल्थ अच्छी होनी चाहिए इंसान की। तो निश्चित तौर पे जो इतने दूरदर्शी हो, ऐसी सोच को मौका मिलना चाहिए। मैं ये माने नहीं रहता कि वो पहली बार हो या चाहे चौथी बार हो। तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी में ऐसी सोच है, जो आगे की दूरगामी सोच है, तो जनता के लिए वो स्कीम्स डेवलप कर रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में उन्हें राहत मिले। तो आपका मानना है कि आला कमान तय करेगा, आप लोग जो विधायक बनेंगे वो क्या करेंगे? आप लोग भी तो अपनी चॉइस बताएंगे मुख्यमंत्री पद के लिए? देखिए, मैं अभी तक इस प्रोसेस से गुजरा नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब इलेक्ट हुआ तब मैं बीएसपी में था। और अगर ऐसा मौका मिलता है तो निश्चित तौर पे अपनी राय भी बताई जाएगी। जी, वाजिब अली, आप पढ़ने विदेश गए उच्च शिक्षा लेने के लिए, फिर वहां से वापस भारत आए, और राजनीति का करियर जो आपने ऑप्ट किया, ये अचानक आपका फैसला था? देखिए, मेरा आधे से ज्यादा परिवार अभी भी विदेश में रहता है। और मैं वहाँ पढ़ने गया, वहाँ कारोबार किया, क्षेत्र में आना जाना रहा। तो हमेशा से एक मन था कि क्षेत्र की में कुछ चीजें हैं वो बदलनी चाहिए। और जो अब से पहले पॉलिटिकल सिस्टम था, जो रिप्रेजेंटेशन था क्षेत्र का, वो अच्छा नहीं हो पाया। बदलने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और सोशल जो कार्यकर्ता होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी अपने अपने लेवल पे अपना काम करते हैं, संस्थाएं अपना काम करती है, एनजीओ अपना काम करती है। पर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं सरकार के अंदर हिस्सेदारी होनी चाहिए। आप उस जगह पहुंचे जहां निर्णय होते हैं, जहां पॉलिसीज बनती है। और क्षेत्र में मैंने अपने आप को 2013 में आजमाया, बिना कुछ बिना कोई अनुभव होने के बावजूद भी जनता ने मुझे अपार समर्थन दिया। और 2018 के अंदर हिस्टोरिक वोटों से मैं जीता। अब से पहले ना तो किसी को इतनी ज्यादा वोट मिली थी, और ना ही कोई इतने बड़े मार्जिन से चुनाव जीता था। सभी कैंडिडेट हाँ, जमानत जब्त थे। क्योंकि तो किसी नौजवान का राजनीति में आना निश्चित रूप से जनता के लिए एक बहुत बड़ा, कहीं ना कहीं मस्तिष्क में ये था कि नौजवान हमारी बात को सुनेगा, परंपरागत राजनीति से अलग नए लोकतंत्र में, नए दिशा निर्देशों के तहत नई पॉलिसीज बनाने में, नई प्रोग्रेसिव सोच लाने में हमारे विधानसभा के लिए काम करेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये बिल्कुल था जनता कि ये फैसला आपने जन, राजनीति में आने का लिया क्यों? इसके पीछे कोई अ, आपके राजनीतिक गुरु हैं? नहीं जी, कोई राजनीतिक गुरु नहीं। जैसे मैंने कहा कि मेरा अक्सर आना जाना अपने क्षेत्र में होता था, और जो वहाँ की सिचुएशंस हैं, क्योंकि अब हम ऑस्ट्रेलिया में रहे, वहाँ पढ़ाई भी करी, वहाँ कारोबार भी करते हैं, परिवार वहाँ रहता है।
तो निश्चित तौर पर जब आदमी अपने क्षेत्र में आता है तो आदमी कंपेयर भी करता है कि हम लोग कितना पिछड़ रहे हैं चीजों में और ये चीजें कैसे सुधरे। तो एक चिंता हुई मन में। उसके बाद जनता से संपर्क, क्योंकि अब यहाँ रेगुलर टच था, आते जाते रहते थे, तो उनकी पीड़ाएं भी समझ में आई और सिर्फ यही समझ में आया कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ना होने की वजह से ही ये क्षेत्र आज पिछड़ा हुआ है। तो हमें लगा कि हमें भी अपने क्षेत्र के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, अपने लोगों के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए, अपनी कम्युनिटी के लिए भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और इस सारे सिस्टम में यही लगा कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ही इनको अच्छे से मिले तो ही इनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और हमने प्रयास किया, जनता ने हमें अपनाया, जनता ने हमें हमें आशीर्वाद दिया। आप चाहे चुनाव हार गए हो, लेकिन उस वक्त भी करीब 37,000 लोगों ने हमें समर्थन किया, जबकि हम किसी एक्सट्रीम दल आपके से नहीं थे। विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा व्यवसाय से जुड़े हुए हैं वाजिब अली, वहां पर कॉलेज एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन में आप काम करते हैं, तो आपके विधानसभा क्षेत्र के बच्चों को भी कुछ इसका फायदा पहुंचा पाए आप? जी, मेरा बहुत बड़ा विजन है मैं स्कूल्स कैसे डेवलप करूँ। और बहुत से लोग सजेस्ट करते थे कि आप प्राइवेट स्कूल्स खोलिए, बट प्राइवेट एजुकेशन इज नॉट अ सॉल्यूशन। आप इतने बड़े मास को आप प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हो। ठीक है, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में रिसोर्सेज अच्छे नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। 70-70 साल से हमारे स्कूल, हमारे क्षेत्र के स्कूल आज भी 5वीं तक थे, तो सिर्फ 5वीं तक ही चल रहे हैं। तो उन गाँव में कैसे अच्छी एजुकेशन मिल पाएगी। और फीमेल्स का, क्योंकि पिछड़ा इलाका है, फीमेल्स का जो ड्रॉप आउट रेट था वो बहुत ज्यादा था। तो तो हमने सरकार तक अ, अपनी बातें पहुंचाई और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने हमारी उन बातों को बड़ी गंभीरता से लिया और पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा स्कूल कहीं क्रमोन्नत हुए तो वो नगर विधानसभा में हुए। 200 विधानसभाओं में से कंपेयर करके कह रहा हूँ ये बात में। तो हम एजुकेशन से जुड़े हुए थे, हम उसका महत्व समझते हैं। मैंने खुद ने सरकारी स्कूल से मैं शिक्षा हासिल करी है अपने गाँव में और 6ठी क्लास के अंदर एबीसीडी पढ़ना सीखा। तो मैं शिक्षा के महत्व को समझता हूँ अपने जीवन में भी। तो आपने और बताया कि आपने प्राइमरी स्कूल के स्टैंडर्ड को कैसे ठीक किया, लेकिन हायर एजुकेशन में आपने अपने विधानसभा क्षेत्र नगर और जिले भरतपुर से भी विदेश में पढ़ने के लिए बच्चों को भेजने में भी आपने कोई हेल्प की? जी, बिल्कुल हमने बहुत लोगों को एनकरेज किया क्योंकि हायर एजुकेशन पहले तो यहाँ भी अच्छी हो, उसके लिए पहले इलेक्शन से 2 महीने पहले मुस्लिम गवर्नमेंट ने एक कॉलेज नगर में खोला, पहला सरकारी कॉलेज, जो संचालित तो हुआ पर ना उसके लिए बिल्डिंग थी। हम जब एमएलए बने तो पहले हमने उसको संचालित कराया अच्छे से, उसके लिए नया भवन बनवाया, अल्पसंख्यक मामला से पैसे उसके लिए सैंक्शन कराए और 3 और नए कॉलेज खुलवाए। महिला बालिका महाविद्यालय, एग्रीकल्चर कॉलेज और एक और जनरल गवर्नमेंट कॉलेज, ताकि अपने क्षेत्र के अंदर भी हायर एजुकेशन का ढांचा खड़ा हो सके और लोगों को अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा घर के पास आराम से वक्त से मिल सके। इसके अलावा हमने लोगों को इंकरेज किया कि लोग हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाएं और मेरी विधानसभा से अनेक लड़के जो है ऑस्ट्रेलिया भी गए और देशों में भी गए। और तो लोगों में चेंज, पॉजिटिव बदलाव आया है। इंटरनेशनल एजुकेशन के प्रति भी जागरूकता आई। इंटरनेशनल एजुकेशन हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता तो बहुत ज्यादा लोग बाहर नहीं जा सकते, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर पाए वो लोग बाहर भी गए, हमने उन्हें गाइड किया। और मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देने से हमने भी उन्हें सुझाव दिया। अब बहुत सारे लोग जो है राजस्थान गवर्नमेंट उन्हें विदेश शिक्षा के लिए गवर्नमेंट उन्हें स्कॉलरशिप दे रही है। तो तो वाजिब अली जो जी, हमें अनुभव आपका रहा। राजनीति में आपके आने से ऑस्ट्रेलिया में जो आपका व्यापार है उसमें भी फायदा हुआ कि आप यहाँ से बच्चों को भेज पाए, आपके बच्चों को एजुकेशन मिली और आपके व्यापार में भी समृद्धि हुई? नहीं, ऐसा तो खैर नहीं हो पाया क्योंकि मेरे वहां से आने से व्यापार में तो उल्टा नुकसान ही हुआ जितना भी हो पाया, क्योंकि आप जो खुद जो संभाल सकते हैं वो रिमोटली नहीं संभाल सकते हैं। और दूसरा, ऑस्ट्रेलिया में जो बच्चे गए वो, क्योंकि हम हमारे कॉलेजेस में सारे कोर्सेज तो नहीं हो सकते, हमारे कॉलेज में 2 या 3 बच्चे गए होंगे मुश्किल से। बाकी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग स्ट्रीम्स होती है, अलग अलग डिमांड होती है, तो बिजनेस में तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये है कि ओवरऑल जनता में एक जागरूकता आई, एक पाथवे बना और अवेयरनेस पैदा हुई और उसका लाभ जो है अब इन परिवारों को मिल रहा है जिनके बच्चे आज बाहर जाके सेटल हुए और वो एक कड़ी बन रहे हैं और को इंकरेज कर रहे हैं कि वो कैसे हो पाए। वाजिब अली जी, राजनीति में 10 साल गुजारने के बाद क्या आपको समझ में आया कि नगर विधानसभा क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ आजादी के 75 साल बाद भी क्यों है? जी बिल्कुल, मुझे ये समझ में आया क्योंकि अब से पहले जो नगर का रिप्रेजेंटेशन रहा वो सही नहीं रहा।
हमारे यहाँ सिर्फ एक तहसील, सिर्फ एक आईएन ऑफिस बिजली घर का जो होता है, सिर्फ एक एसडीओ पूरी विधानसभा को चला रहा है। तो जो राजनीतिक जो प्रशासनिक ढांचा होता है, जब वही पूरा नहीं होगा तो जनता को न्याय कैसे मिलेगा। और अब से पहले के जो रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे थे, उन्होंने मैं मानता हूँ कि सही प्रकार से यहाँ की समस्याओं को प्रदेश के मुखिया तक नहीं पहुंचाया। और ये कमी रही कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया, लोगों में अवेयरनेस नहीं आई, लोगों में एजुकेशन नहीं मिली। और इन 4-5 सालों में सिर्फ उन्हीं पे काम हुआ है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ये चीजें जो है जनता को राहत देंगी। तो राजनेता नहीं बनते तो क्या होते आप? मैं तो अच्छा खासा बिजनेसमैन था और हूँ, अभी भी मेरा कारोबार ऑस्ट्रेलिया में चलता है। और मेरे बच्चे, मेरी बीवी ऑस्ट्रेलिया में ही रहती है। अक्सर वो वेकेशन पे यहाँ आते हैं, वो बिजनेस संभालते हैं। और मैं आज भी अपना कारोबार करता हूँ। अगर मुझे वो मौका नहीं मिलता तो ऊपर वाला का मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अच्छी शिक्षा मिली और आप मुझे कितना कामयाब जिंदगी मिली। आप कितना फ्रीक्वेंट जा पाते हैं ऑस्ट्रेलिया? मैं हर 2 महीने में या 2 महीने में या 1.5 महीने में, 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए मैं अक्सर जाता रहा हूँ। पर अब क्योंकि अब तो चुनाव ज्यादा नजदीक है, तो अब आना जाना बहुत कम हो पाएगा। तो क्योंकि अब हर चीज रिमोटली मैनेज नहीं हो पाती, अब कैंपेन भी चालू है। बट मेरा आना जाना रेगुलर रहा ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने कभी अपने क्षेत्र से दूर नहीं रहा, चाहे वो आईटी की तरह से, चाहे वो अपने ऑफिसर्स की तरह से, चाहे वो अपने स्टाफ की तरह से। जनता से कनेक्ट हमारा मजबूत रहा और उनकी समस्याएं वक्त पे सॉल्व हुई। लेकिन राजनीति तो अपने आप में बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। आने वाले समय में आप बड़े राजनेता बनेंगे तो आपके व्यापार और राजनीति दोनों का साथ साथ चलना मुमकिन है आपके लिए? तो देखिए, ये बहुत जरूरी भी है। अगर आप व्यापार नहीं कर पाएंगे तो आपके पास संसाधन नहीं होंगे काम करने के लिए। और अक्सर यही होता है कि बहुत सारे जो राजनेता हैं, वो राजनीति को अपना व्यापार बना लेते हैं, और कहीं ना कहीं उससे जनता का नुकसान होता है और जनता का शोषण होता है। बिल्कुल, मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि मैं व्यापार से और उससे संपन्न हूँ। मेरा परिवार पूरा बिजनेस भी संभालता है। तो मुझे उसकी चिंता नहीं है। और अगर आपकी अप्रोच अच्छी है, आपका विजन अच्छा है, तो आपके जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में और जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग होते हैं, अगर वो अच्छे आपके विजन को कैरी करें, तो राजनीति को बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं आती है। तो मुझे बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं आती जनता की समस्या सुनने के लिए भी और ना सॉल्व करने के लिए। नगर को डिफाइन करना हो, आपके विधानसभा क्षेत्र को, उसके सपने आप देखते हो तो कहाँ देखना चाहते हैं आप अपने विधानसभा क्षेत्र को? विधानसभा क्षेत्र नगर को मैं आने वाले 5 साल के अंदर एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में देखना चाहता हूँ। हम लोग दिल्ली से कनेक्ट हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल इंटरचेंज हमारी विधानसभा में दिया है। वहां पे हम लोग 650 बीघा के अंदर रिको इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर रहे हैं। और दिल्ली के एनसीआर के रीजन में हम लोग सबसे अच्छे राजस्थान का पहला जो पड़ाव होगा वो हमारी विधानसभा में होगा, हरियाणा से क्रॉस करते ही। दिल्ली से सिर्फ 90 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ इंडस्ट्रीज लगे। मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी, इंडियन नेशनल बिजनेस काउंसिल है और जो बिजनेस चैम्बर ऑफ कॉमर्स होती है, मैंने वहां जाकर भी मैंने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, आप हमारे व्यापार कीजिए, हमारे यहाँ जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट हो पाए। तो मैं इस रूप में अपने नगर को बनते हुए देखना चाहता हूँ। इसके लिए एजुकेशन में हम लोगों ने काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलप कर रहे हैं। बिजली का सबसे बड़ा बिजली घर हमारे यहाँ बन रहा है 220 केवी का, ताकि इंफ्रा डेवलप होगा तो जो कोई कारोबारी आएंगे या कोई इंडस्ट्रीज आएंगे या जो इन्वेस्टर आएंगे, निवेशक आएंगे, तो उन्हें हम लोग अच्छे संसाधन दे पाए, अच्छे रोड की कनेक्टिविटी अच्छी हो। तो ये हमारा विजन है नगर के लिए आने वाले 5 साल। कितनी सीट मानते हैं आप कांग्रेस की? आपके हिसाब से एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, आपके हिसाब से प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री बने हुए हैं, आपके हिसाब से कांग्रेस के लिए परिस्थितियां अच्छी हैं इस वक्त प्रदेश में? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का मिशन 156 का है। और जिस हिसाब से मैं प्रधानमंत्री की चिंता देख रहा हूं, आपने जब जिक्र कर ही दिया है कि आज मोदी जी गुजरात मॉडल लेकर उन्होंने अपना नाम पूरे देश में किया। और लेकिन गुजरात मॉडल की कोई चीज हमें राजस्थान में या पूरे देश में देखने को नहीं मिली कि गुजरात में ये चीज होती है, आज यहाँ हुई। लेकिन राजस्थान का मॉडल आज पूरे देश में एक मिसाल बनता जा रहा है। ओपीएस 3 दिन पहले दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी सभा थी, लाखों लोग इकट्ठे हुए। तो इस देश की राजनीति में वाजिब अली जी, बहुत बहुत जनता ने
अलग अलग राज्यों की सरकारों को पूरा काम करते हुए भी विपक्ष में बैठाया है। मान लेते हैं बिल्कुल सही बात है। राजनीति में दोनों बातों को साथ साथ सोच कर चलना होता है। मान लेते हैं आपको विपक्ष में बैठने का मौका मिला, तो आप नगर में नजर आएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में? देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि कहाँ बैठने का मौका मिले, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, जनता की आवाज को उठाना और उनकी जो जरूरतें हैं उन्हें सरकार से हल कराना। आज हम सरकार का हिस्सा है, हम अभी भी अपने क्षेत्र के लड़ते हैं सरकार से, हमें ये चाहिए, हमारे यहाँ ये होना चाहिए। और अगर हम विपक्ष में अल्लाह ना करे अगर ऐसा कभी वक्त आया, अब या 10 साल बाद या 15 साल बाद जब भी ऐसा मौका आया, तो तभी भी बैठ के, क्योंकि मुख्यमंत्री जो होते हैं वो पूरे देश के पूरे प्रदेश के होते हैं। निश्चित तौर पे अगर हमें उम्मीद है कि अगर आप ईमानदारी से अपने क्षेत्र की आवाज उठाओगे, तो चाहे सरकार किसी की भी हो, एक जो जनता की आवाज होती है उसे दबाया नहीं जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया वाजिब अली, न्यूज 24 से बात करने के लिए। आपने बहुत, आप जैसे युवाओं की इस देश की राजनीति को जरूरत है। निश्चित रूप से युवाओं का राजनीति में आने वाले दिनों में जो जिस तरह से महिला बिल आया है उसके बाद प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। उम्मीद करते हैं आपने जो सोच और विजन जनता के सामने, नगर की विधानसभा क्षेत्र के लोगों के सामने रखा है, जनता उसे स्वीकार करे, आपके सपने पूरे हों। समय बताएगा कि राजस्थान में किसकी सरकार कब कैसे इस विधानसभा के बाद आकार लेती है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। आपकी उम्मीदें पूरी बनी रहे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। न्यूज 24 से बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत तो बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राजस्थान विधानसभा चुनावों से पहले जो विधायक हैं इस वक्त, उन विधायकों से, अलग अलग राजनीतिक दलों के विधायकों से आपसे परिचित कराने का हमारा सिलसिला जारी है। आप अपने विधायक से सवाल पूछना चाहते हैं, उनसे संवाद स्थापित करना चाहते हैं, तो न्यूज 24 के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर जरूर देखें और अपने सवाल भी पूछें। विधायक से लाइव भी आप सवाल पूछ सकते हैं। आज मेरे साथ, नमस्कार।